गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मास्टर प्रमोद कुमार, HGM स्कूल होडल। आज आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ +2 कॉमर्स की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का। लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं के वित्तीय विवरण कौन कौन से होते हैं? तो ये संस्थाएं भी लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की तरह ही अपने वित्तीय विवरण तैयार करती हैं। इनकी वित्तीय विवरणों में जो शामिल किए जाते हैं वो निम्न है। नंबर 1, प्राप्ति और भुगतान खाता, जिसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। दूसरा है आय व्यय खाता, जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। और तीसरा है स्थिति विवरण, जिसे चिट्ठा या बैलेंस शीट भी कहते हैं। तो आज का हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है कि प्राप्ति और भुगतान खाता किसे कहते हैं और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है। यह खाता एक प्रकार से पूरे वर्ष, टोटल ईयर की रोकड़ बही का, कैश बुक, रोकड़ बही मीन्स कैश बुक का संक्षिप्त रूप है। यह खाता क्या है? एक वर्ष की रोकड़ बही का छोटा सा रूप है, छोटा हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यह खाता वर्ष के अंत में रोकड़ बही में दिखाए गए रोकड़ बही में दिखाए गए रोकड़ भुगतानों और रोकड़ प्राप्तियों के आधार पर ही बनाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्राप्ति और भुगतान खाता कहाँ से बनता है? कैश बुक में से। पहले कैश बुक बनानी होगी, तब उसमें से हम प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार करेंगे। आइए इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो प्राप्ति और भुगतान खाते की जो मुख्य विशेषता है उनका वर्णन कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1, खाते की प्रकृति, नेचर कैसी है अकाउंट की। अब रोकड़ बही का सारांश है तो फिर तो ये वास्तविक अकाउंट ही होगा, 100% है, क्योंकि आपने +1 में पढ़ा है कि कैश बुक एक रियल अकाउंट कहलाती थी। तो रोकड़ बही का सारांश होने के कारण यह वास्तविक खाता होता है। अतः इसमें लेखा करते समय वास्तविक अकाउंट जो मीन्स रियल अकाउंट है उसी के नियम का पालन किया जाता है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आता है उसे डेबिट में लिखो, जो जाता है उसे क्रेडिट में लिखो। इसीलिए जो प्राप्तियां हैं इसके डेबिट में लिखी जाती हैं और जो भुगतान इसके क्रेडिट में लिखे जाते हैं। दूसरा है डेबिट पक्ष में लिखे जाने वाली मदों की प्रकृति, कि इस खाते की डेबिट पक्ष में कौन कौन सी मद लिखी जाती हैं। यह रोकड़ बही का सारांश है। अब रोकड़ बही का ही हिस्सा है तो इसलिए इस खाते के डेबिट पक्ष में समस्त नगद प्राप्तियों को लिखा जाता है। समस्त मीन्स टोटली, नगद मीन्स कैश में जो दी हुई हैं, टोटली कैश आइटम को लिखा जाता है, ना कि नन कैश को। यह रोकड़ बही का सारांश है, इसलिए इस खाते के डेबिट पक्ष में समस्त नगद प्राप्तियों को लिखा जाता है। समस्त का मतलब चाहे वो आयगत हो। आयगत कौन सी होती हैं? जो हमें बार बार प्राप्त होती रहती हैं। चाहे वो पूंजीगत हो। पूंजीगत कौन सी होती हैं? जो केवल हमें एक बार प्राप्त होती हैं। चाहे वो चालू वर्ष की हो, चालू वर्ष मीन्स करंट ईयर जो फिलहाल चल रहा है, या फिर वो पिछले वर्ष की हो जो लास्ट ईयर है, और या फिर वो आगामी वर्ष से संबंधित हो। समस्त लिखी जाती है। कौन कौन सी लिखी जाती हैं? एक बार फिर, समस्त नगद प्राप्तियों को लिखा जाता है, चाहे वो आयगत हो, पूंजीगत हो, इस वर्ष से संबंधित हो, पिछले वर्ष से संबंधित हो, या आने वाले वर्ष से संबंधित हो। तीसरा है गैर रोकड़ मदों का लेखा नहीं। गैर रोकड़ मतलब नन कैश, उन आइटमों का लेखा नहीं करते इसमें जिन्हें हम पैसे में माप नहीं सकते। यह खाता केवल रोकड़ लेन देनों को प्रदर्शित करता है। रोकड़ मीन्स नगद लेन देनों को प्रदर्शित करता है। अतः इसमें गैर रोकड़ मदों जैसे डेप्रिसिएशन, ह्रास, अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आदि का लेखा नहीं किया जाता। अगला है आपका चौथा, क्रेडिट पक्ष में लिखे जाने वाली मदें, कि इसकी क्रेडिट पक्ष में कौन सी लिखी जाती हैं। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में समस्त नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है। डेबिट में कौन सी? समस्त नगद प्राप्तियां। क्रेडिट में कौन सी? समस्त नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है, चाहे वो आयगत, आगम मीन्स रेवेन्यू हो,
पूंजीगत कैपिटलाइज हों, जो कि मैंने पहले बता दी। रेवेन्यू वो होती हैं जो बार बार रिसीव होती हैं, कैपिटलाइज जो हमें केवल एक बार। अब भुगतान है तो रेवेन्यू वे होंगे जो हमें बार बार पेमेंट करने पड़ते हैं, कैपिटलाइज वे होंगे जो हमें एक बार देने पड़ते हैं, चाहे वो चालू वर्ष से संबंधित हो, पिछले वर्ष से संबंधित भुगतान हो या फिर आगामी वर्ष से संबंधित हो। यह नकद या बैंक के प्रारंभिक शेष से आरंभ होता है। जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसकी ओपनिंग किससे होती है? हमेशा उसकी ओपनिंग होती है नगद से, चाहे वो बैंक का नगद हो, चाहे वो हमारा डायरेक्ट कैश हो, क्योंकि नगद का हमेशा डेबिट शेष होता है। आपने +1 में पढ़ा होगा कि रोकड़ बही का हमेशा डेबिट शेष होता है। अतः नगद शेषों को इसके डेबिट में लिखा जाता है, किसके? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। परंतु यदि बैंक अधिविकर्ष दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, अर्थात प्रतिकूल शेष है, तो फिर इसके क्रेडिट में लिख देंगे। लास्ट है आपका उद्देश्य। यह क्यों बनाया जाता है? यह खाता आय तथा व्यय की तुलना नहीं करता, अर्थात आय तथा व्यय की तुलना को प्रदर्शित नहीं करता, आय तथा व्यय को नहीं दिखाता, बल्कि वर्ष के अंत में केवल रोकड़ और बैंक के शेष को प्रदर्शित करता है कि कितना नगद रह गया, कितना हम पे बैंक का उधार है। अतः आशा है आपने इसे समझा, सुना, देखा और आप इसे एक बारी फिर दोबारा से अपने पढ़ेंगे, साफ रजिस्टर में लिखेंगे और सुनेंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो एक बार फिर मेरे से अपना बाद में पूछ लेंगे पर्सनल नंबर पे। धन्यवाद।